हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। मैं हूं पारुल सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं, उपचयन एवं अपचयन क्या होते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे कि जिस अभिक्रिया में अगर कोई अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी, वृद्धि तो आप जानते ही हैं। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम उपचयन कहते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि किसी भी पदार्थ है, माना हमने पदार्थ ले लिया आपका ठीक है, पदार्थ हमने ले लिया आपका सी, ठीक, कार्बन। कार्बन में हमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि करनी है प्लस O2, ठीक है, एरो क्या बनेगा, CO2। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सी का उपचयन हुआ, ठीक है। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उपचयन को, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। अब देखिए, परिभाषा में लिखा है कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ऑक्सीजन की वृद्धि क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, कैसे हुई है, C+O2 एरो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन में किसकी वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो ऐसी अभिक्रियाएं अगर मिलती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, उन अभिक्रियाओं को हम उपचयन या ऑक्सीकरण, क्या, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। क्या बोलते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर हम चलते, देखिए इसमें भी हमने आपको एक पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्या बताया, ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है। अच्छा, जस्ट इसी के विपरीत आप परिभाषा देंगे अपचयन की। क्या देंगे, अपचयन की, ठीक है। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। उपचयन ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन, ठीक है। चलिए, इसके जस्ट विपरीत होगा, अपचयन की अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी, और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि। देखिए लिखा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, देखिए ह्रास, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो H+Cl2, तो क्या बन जाएगा आपका 2HCl, क्या बन जाएगा आपका 2HCl, ठीक है। एक बार फिर से इसे देखेंगे पुनः, देखिए एक बार पुनः, H2+Cl2, ठीक है, एरो क्या बनाएगा ये 2HCl, बना दिया
H2HCl। देखिए इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और उसमें किसकी वृद्धि हुई थी, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी। ठीक है, समझ में आ रहा, चलिए समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आगे आते हैं विस्थापन। क्या दिया हुआ है, विस्थापन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन का मीन्स होता है किसी भी वस्तु को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया जाए, मतलब अलग कर दिया जाए। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी अत्यधिक क्रियाशील वस्तु, कोई भी अत्यधिक क्रियाशील वस्तु कम क्रियाशील वस्तु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है एवं उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको देते हैं आपका जनरली एग्ज़ाम्पल। मान लीजिए आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं और एक थोड़ा सा, दो लड़के हैं, एक बहुत कमज़ोर है और एक थोड़ा सा मोटा है, ताकतवर भी है। अगर उस लड़के को जहाँ पर बैठना है, ताकतवर लड़के को, तो वो बैठ जाएगा। कैसे, कि वो पतले वाले लड़के को उठा के खड़ा कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे कि उसने किसको विस्थापित कर दिया, पतले वाले लड़के को उसने उसके स्थान से विस्थापित कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर बैठ गया। इसे कहते हैं हम विस्थापन। देखिए अब हम अपनी थ्योरी पर चलते हैं। देखा है, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते। इस तरह की सामान्य अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से दिखाई जा सकती है। जैसे अब हम आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो लोहे के टुकड़े हैं, दो लोहे के टुकड़े हैं, एक आपका ये टुकड़ा है, दूसरा आपका ये टुकड़ा है। दोनों को आपने क्या है कि रेगमाल से साफ़ कर लिया है, कर लिया दोनों को रेगमाल से साफ़, तो इनमें लगी हुई जंग साफ़ हो गई। फिर इसको आपने मान लीजिए तेजाब में डाल दिया, ठीक, डाला और निकाल लिया, एक को मान लीजिए इसको डाल दिया, तो बताइए ये ज़्यादा साफ़ होगा या ये ज़्यादा साफ़ होगा, ये वाला साफ़ हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी और अच्छी तरीके से धुलाई हो गई, ये और अच्छा सुंदर निकल आएगा, इसकी अपेक्षा चमकदार हो जाएगा। जैसा कि आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दिया है कि 2 कीलों को लिया गया है, 2 कीलें ली गई हैं, ठीक है, और इन कीलों को क्या है कि रेगमाल से साफ़ किया गया है और एक को कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4, क्या है, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो देखिए फिर से लिख देते हैं हम, ठीक है, CuSO4 के विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन में से अगर डाल देते हैं तो ये क्या साफ़ निकल जाती है, इसमें जो भी और जंग रह जाती, गंदगी रह जाती, जब वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी तो एकदम साफ़ दिखाई देने लगेगी। ठीक है, जैसे सोना है, चांदी है, हम और आप जब सुनार के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं ज़रा इनको धुल दीजिए, ये थोड़े चमकदार हो जाए, तो वो लोग कॉपर सल्फेट के विलयन से ही इनको धुल देते हैं और वो चमकदार दिखाई देने लगते हैं पिछले की अपेक्षा। जो आप लेकर गए थे उसमें और जो आपने को उसने दिया है सुनार ने धुलकर, उसकी अपेक्षा वो कैसा सुंदर दिखाई देने लगता है, तो विस्थापित हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही? आ रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। विस्थापन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आगे चलते हैं, या आप इसी में फॉर एग्जांपल इसके एक नीचे लिखा हुआ है आपका एग्जांपल, देखिए मीथेन था CH4, ठीक है, और आपका क्लोरीन गैस था। सूर्य के प्रकाश में अगर हम ये क्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन, क्या है, एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है, कौन कर देता है, ये क्लोरीन कर देता है, और यहाँ जाकर CH3 और Cl बना लेता है। देखिए हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को इसने विस्थापित कर दिया और स्वयं उसका स्थान इसने ग्रहण कर लिया, क्या बना लिया इसने, HCl मैथिल क्लोराइड, और एक बना दिया इसने हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। चलिए
फिर इसके बाद आता है, ये था विस्थापन। दूसरा आपका देखिए स्क्रीन पर आपका दिया है द्विविस्थापन। क्या दिया है? द्विविस्थापन। देखिए, ठीक है। द्विविस्थापन क्या है? द्विविस्थापन में क्या होता है कि मान लीजिए आपस में दो बच्चे हैं और उनको पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, आपस में पैसों की आवश्यकता अगर पड़ जाती है तो आप आपस में अपने पैसों का लेन देन कर लेंगे। बोले यार भाई मेरे पास 5 रुपये कम है, हमें दे दो। उसने तुमको 5 दे दिए। कल के दिन तुम बोले हमारे पास 10 रुपये कम है तो हमको दे दो, तो वो आपको दे देगा। तो ऐसे उनके आपस में पैसों के आदान प्रदान जो किया जाता है उसे ही हम द्विविस्थापन कहते हैं। दो व्यक्तियों द्वारा विस्थापन करना, द्विविस्थापन। कैसा? दो व्यक्तियों द्वारा करना द्विविस्थापन। इसलिए जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच अभिकारक क्या होते हैं? मैंने आपको बहुत फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये आपके अभिकारक है और ये आपके क्या है? उत्पाद। ये आपके क्या है? अभिकारक, और ये आपके क्या है? उत्पाद। इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपके रिएक्टेंट और ये आपके क्या है? प्रोडक्ट। क्या हो गया? ये आपके आ गए प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो क्या कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप अपना एग्जाम्पल लिख लें। ये आपस में अपने आयनों को आदान प्रदान करते हैं। देखिए AgNO3 माइनस होता है। क्या होता है? AgNO3 माइनस, इसके ऊपर आवेश लगा हुआ होता है इस प्रकार। अब ये मत पूछना कि ये माइनस प्लस कहाँ से आ रहा है। इस पे सोडियम पे होता है +1 और Cl पे होता है -1। ये अगर आप पूछेंगे तो इससे पहले मैं आपसे पहले क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपने क्लास 9th में सेल डिवीज़न पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा आपने? सेल डिवीज़न। अगर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो वो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सर ये प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। सेल डिवीज़न मैंने आपको बताया था। सेल डिवीज़न जो होता है वो बोहर-बरी का नियम होता है, जिसमें हम 2, 8, 18 और 32 मतलब K, L, M और N इन कक्षाओं में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरने से हमें पता चल जाता है कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, कौन कितना प्लस होगा, कौन कितना माइनस होगा। ठीक है ना? तो जिन बच्चों को अगर ये नहीं आता होगा तो वो कॉल कर सकते हैं हमें। ठीक है, ओनली सिर्फ कॉल, मैसेजेस आप नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे। अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेंगे। ठीक है, सभी के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप उसमें स्पेशली हमसे कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पेशली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करेंगे या मैसेज चैटिंग करेंगे, उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। आप ग्रुपिंग में इसमें कुछ नहीं पूछ सकते। ठीक है, और आपको जिस यूट्यूब चैनल पर ये आपको वीडियो मिल रहा है वो यूट्यूब चैनल आप देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो भी आपके लिए हम बहुत जल्दी ही लेके आएंगे, जिससे कि आप वो वीडियो हमारा अच्छी तरीके से देखें और उसे पढ़ लें। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं हम। अब संभवतः आपको इतनी चीज़ समझ में आई होंगी तो हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए बेटा, संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है किसी भी धातु की कमी को रोकना, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे को अगर हम खुले मैदान में, मान लीजिए एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा आप लें और उसे अपने आप खेतों में डालें और फिर उसको आप 2 वर्ष बाद फिर उठा के लेके आएँ, तो बताइए क्या उसका वही वजन रहेगा? वो उसी तरह रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? जंग लग जाती है, जिससे उसमें कमी, उसके वजन में, भार में कमी आ जाती है। इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। अब देखते हैं हम संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता मीन्स होती नमी, ठीक है, अम्ल मीन्स होता है खट्टी चीज़, ठीक है। जब कोई धातु या तेजाब, अम्ल का मतलब क्या है? तेजाब, ठीक है।
तो जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता अम्ल से प्रभावित होती है तो यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारित कैसी होती है? जब वह यानी कि संपर्क में आती है तो उसमें कमी आ जाती है। जैसे लिखा है, लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। देखिए लिखा भी है आपके बुक में, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। संक्षारण के कारण चांदी की वस्तुओं की सतह काली और तांबे की वस्तुओं की सतह हरी हो जाती है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज आदि की बहुत क्षति होती है। इन सभी में कमियां आ जाती हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। ये तो आपका जनरली है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आगे आता है बेटा विकृत गंधता। देखिए विकृत गंधता क्या है? विकृत गंधता तो ये प्रक्रिया तो सभी के घरों में होती है और संभवतः आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम आपको बहुत सिंपल तरीके से घरेलू उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं। जैसा विकृत गंधता का मतलब है कि मान लीजिए आपने आज घर पर अच्छी सी सब्ज़ी बनवाई है, आपको बहुत टेस्टी लग रही है और आपने खाने के बाद फिर आप सोच रहे हैं इसको मैं कल भी खाऊंगा, ठीक है, कल भी हम इसको खाएंगे। और जब आप उसको कल के दिन खाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? वो ख़राब हो जाती है। या वो सब्ज़ी 4 दिन बाद आपको ध्यान आती है तो आप 4 दिन बाद उस सब्ज़ी को देखने जाते हैं तो देखेंगे उस पर हल्की हल्की सफ़ेद कलर की परत जम जाती है और उसमें जो गंध होती है, गंध बदल जाती है। जो आप जब जिस टाइम आपने बनाई थी, खाई थी, उस टाइम बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, 4 दिन बाद उसकी सुगंध में और उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम विकृत गंधता कहते हैं। देखिए, जब वसा तेल अम्लों का अपचयन होता है या वे काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। हम कहते हैं कि विकृत गंधित हो गए। इस घटना स्थिति को विकृत गंधता कहते हैं। तेलीय और वसा खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक उपचयन पदार्थ मिलाए जाते हैं, मतलब कि वो सब्ज़ी ख़राब ना हो, ठीक है। या जैसे मान लीजिए दूध का व्यापार चलता है तो दूध का व्यापार क्या है कि दूधिया जो होते हैं वो दूध को काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं। कैसे रखे रहते हैं? उसमें वो कोई अलग से कुछ कृत्रिम मिलाते हैं, ऑक्सीकारक मिलाते हैं, जिससे कि वो ख़राब ना हो पाए, उसका स्वाद ना बदल पाए, उसकी गंध ना बदल पाए, ठीक है, लेकिन उसे बचाने के लिए, ठीक है। तो विकृत गंधता क्या होती है? जब वसा तेल अम्लों का अपचयन होता है, ठीक है, ह्रास होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें से ऑक्सीजन क्या निकल जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें से निकल जाती है, या वे काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। इसे हम विकृत गंधता कहते हैं, ठीक है। ये आपका प्रथम अध्याय था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो आपका समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम आपका नया वीडियो नए चैप्टर के साथ लेके आएंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल देखते रहिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। बहुत ही जल्दी हम आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते, थैंक यू।